नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान की दूसरी फसल कटकर अब किसानों के कोठारों में पहुंच चुकी है और किसानों को इंतजार अब 1 दिसंबर का है, जब वो 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पर सरकार को अपना धान बेच सकेंगे। वहीं दिसंबर में शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर सरकार भी तैयारियों में जुट गई है। 2500 रुपए के समर्थन मूल्य तय किया गया है। धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार सारी तैयारियों में जुट चुकी है और इसको लेकर अब 1 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है, जब समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों को धान खरीदी का इंतजार जो चल रहा था वो खत्म हो रहा है। 1 दिसंबर से धान खरीदगढ़ में 2500 रुपए समर्थन मूल्य रखा गया है। धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो धान खरीदी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनमोहन, 2500 समर्थन मूल्य रखा गया है। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। कितनी तैयारियां सरकार की अब तक? देखिए संतोष, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होनी है और धान खरीदी केंद्र में जिस तरीके से जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की चेतावनी दे रहे हैं और आज ही से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है धान खरीदी जो कार्य है वो प्रभावित होगा। लेकिन सरकार दावे कर रही है कि धान खरीदी को किसी भी शर्त में प्रभावित होने नहीं देंगे। हालांकि जो धान खरीदी का जो कार्य है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे होती है और इस बार जो धान खरीदी का जो कार्य है वो आज से टोकन जारी होना शुरू हो गया है और प्रदेश में धान खरीदी को लेकर लगातार शासन प्रशासन लगातार मुहिम चलाए हुए है और लगातार निर्देश कर रहा है और जिला प्रशासन को भी धान खरीदी के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन इस बार बता दूं कि धान खरीदी में जिस तरीके से पड़ोसी राज्यों से धान को लेकर छत्तीसगढ़ में जो आवक होती थी, पड़ोसी राज्य में हालांकि धान खरीदी जो होती है समर्थन मूल्य में धान खरीदी नहीं होती और पड़ोसी राज्य से छत्तीसगढ़ में धान को जिस तरीके से खपाया जाता है उसे किस तरीके से सख्ती बरती गई है वह तो सहज देखा जा रहा है। हालांकि विभिन्न मार्गों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने का जो योजना है उस पर पानी फिर रहा है, लेकिन जो दावे कर रहे हैं कि धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित कैसे सुचारू रूप से चलेगी जब कंप्यूटर ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और उनकी मांगे क्या क्या हैं जिसको लेकर वो हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे थे? देखिए संतोष, कंप्यूटर ऑपरेटरों का सिर्फ 2 मांग है कि उन्हें संविदा नियुक्ति पर रखा जाए और दूसरी बात यह है कि उन्हें 9 माह तक ही रखा जाता है। जब तक धान खरीदी और धान की परिवहन होती है तब तक ही उन्हें कार्य में रखा जाता है। तो कंप्यूटर ऑपरेटरों का एक ही मांग है कि उन्हें 12 महीनों काम में रखा जाए और उन्हें उस हिसाब से वेतनमान निर्धारित किया जाए। हालांकि उन्हें 9 माह तक ही काम में रखा जाता है। तो कंप्यूटर ऑपरेटरों का सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें 12 महीनों काम में रखा जाए और साथ ही उन्हें संविदा नियुक्त किया जाए। सरकार के पास विकल्प क्या है? या तो वो जो धान खरीदी है उसको कैसे सक्रिय कर पाएगी जब कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए? क्या हड़ताल तोड़ने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों की जितनी भी मांगे हैं वो मानी जाएंगी? देखिए, वर्तमान स्थिति में एक ही बात बता दूं संतोष कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो धान खरीदी केंद्र के जो समिति होते हैं समिति प्रबंधन के अंडर में काम करते हैं और दूसरी बात बता दूं कि शासन के पास ऐसा कोई दिशा निर्देश उन्हें नहीं मिली है कि उन्हें संविदा नियुक्ति किया जाए। तो जो धान खरीदी में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनका मांग अब एक पेचीदा में फंस गया है कि आखिर उन्हें शासन प्रशासन किस तरीके से काम कराएगी। और दूसरी बात बता दूं कि कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे ही धान खरीदी सुचारू रूप से संपादित होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो हड़ताल में चले गए हैं तो काम प्रभावित होगी। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर शासन प्रशासन एक ही बात कह रहा है कि धान खरीदी किसी भी शर्त में लागू होगी, जबकि अब 2 ही दिन शेष बच गए हैं। आज से टोकन भी जारी हो गया है। तो जाहिर सी अब इसे लेकर प्रशासन किस तरीके से कदम उठाएगा यह तो देखने वाली बात होगी। संतोष। मनमोहन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पुणे में महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रायपुर लौटने पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जताई और इसे छत्तीसगढ़ के लोगों का सम्मान बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले ये समता
शरद पवार, शरद यादव जैसे लोगों को मिल चुका है। ऐसे में यह सम्मान मिलना बड़ी खुशी की बात है। सीएम बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार समता मूलक समाज की कल्पना पर काम कर रही है। किसान मजदूरों के हितों को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। वहीं सीएम ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र को अपनी पिछली गलतियों से सबक लेना चाहिए और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर प्रभावित देशों से हवाई यात्राएं रोक देनी चाहिए। समता मूलक समाज की कल्पना जो ज्योतिबा फुले ने की थी, आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सम्मान पूरे छत्तीसगढ़ का है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों और भाषाविदों के सम्मान समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति हमारी अस्मिता और पहचान है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीते 3 सालों में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और भाषा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों और भाषाविदों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा के 19 साहित्यकारों, भाषाविदों को राजगमछा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने पहले एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद बीजेपी द्वारा विश्वनाथ वाटिका में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। वहीं राजनांदगांव के एक वार्ड में होने वाले उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही मीडिया से बातचीत करने के दौरान राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि राज्य सरकार के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना में 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भूपेश जी ने ये हालत कर दिया है। 3 साल आते आते 1 साल में तो हाफने लगे थे। हम 15 साल सरकार चलाए। 15 साल में एक भी बार बारदाने का संकट आया क्या? मैं पूछ रहा था आज, लोगों ने कहा 15 साल कोई संकट नहीं था। ये 1 साल में हाफने लगा। और अब तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले तो मर याद है, यानी अब वो ये बोलना बंद कर दिया। बोलता है बारदाना लेके आओ कुछ दिन बाद बोलेगा कांटा वाटा लेके आओ, तराजू लेके आओ। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में हो रही है। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान दुर्ग जिले के धोरा भाटा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल ने बताया कि 4 लाख से ज्यादा किसान गुजरात में गैर रासायनिक खेती कर रहे हैं, जिससे गुजरात के किसान उन्नत हैं। इसी को लेकर देवव्रत ने दुर्ग जिले के सैकड़ों किसानों को संबोधित किया और उन्हें खेती करने का नया और अनूठा तरीका बताया। तो किसानों से राज्यपाल ने मुलाकात की है। गुजरात के राज्यपाल 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी दौरे पर हैं। गैर रासायनिक खेती पर उन्होंने जोर दिया है, टिप्स दिए। 2 दिवसीय दौरे पर आए आचार्य देवव्रत ने किसानों को संबोधित किया और कहा कि गुजरात के तमाम ऐसे किसान हैं जो गैर रासायनिक खेती कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में गैर रासायनिक खेती किस तरह से करनी है, इसको लेकर उन्होंने टिप्स दिए हैं। और आज यहाँ आकर अनेक किसानों के साथ प्राकृतिक खेती करने की दिशा में मैंने उनको विचार दिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष तक गवर्नर रहते हुए मैंने प्राकृतिक खेती का अभियान चालू किया था। तो वहाँ इस समय लगभग 1.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती को करते हैं और इस समय गुजरात प्रदेश में 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती को ही कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। आज इसकी बहुत बड़ी खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।